अस्सलाम एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर हमारा शो क्रिकेट विकेट, जिसमें मेरे साथ होते हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम एआरवाई न्यूज, जिनका नाम है अली हसन। अली हसन, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए लाइबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको पता है आज हमारे साथ शो में कौन मौजूद है? यकीनन कोई अच्छी पर्सनैलिटी होंगे और बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। गुफ्तगू हमारी उनसे होने जा रही है। पाकिस्तान के फॉर्मर विकेटकीपर बैट्समैन द वन एंड ओनली अतीक उज जमान ने आज हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो उनसे हालचाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सब ठीक हैं? अल्लाह का जी शुक्र। और गुड जनाब। बिफोर वी हेड ऑन विद आवर इंटरव्यू, सबसे पहले तो मैं इनका शॉर्ट इंट्रोडक्टरी थोड़ी सी जो है वो वीडियो बता देती हूँ आप लोगों को। बेसिकली है क्या, अतीकुर जमान जो है वो फॉर्मर पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन है, जिनके पास बहुत सारे माइलस्टोन है। इन्होंने जो है वो 2001 में एक सीजन में 18 डिसमिसल्स का इनके पास माइलस्टोन है। उसके अलावा जो है लिस्ट ए गेम में 6 डिसमिसल्स, यानी कि मोस्ट इन एनी लिस्ट ए गेम। उनका माइलस्टोन भी उनके पास है, जो कि उन्होंने 2003 में अचीव किया था। उसके अलावा टेस्ट डेब्यू इनका हुआ था 2001 में अगेंस्ट श्रीलंका, और वो भी इनका बहुत जबरदस्त किया था, जिसमें उन्होंने 5 क्रूशियल कैचेस पकड़े थे। सबसे पहले तो अतीक, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक फॉर यू। और वो ये है कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से इंग्लैंड, ठीक है, मतलब पाकिस्तान से इंग्लैंड आपने ज्वाइन किया, उसके अलावा जो है वो मास्टर्स की डिग्री आपने हासिल की हुई है स्पोर्ट्स कोचिंग में। और ना सिर्फ ये, बल्कि अभी आप करंटली जर्मन क्रिकेट टीम के साथ एसोसिएटेड हैं एज ए हेड कोच, और इंग्लैंड क्रिकेट के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल सफर तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये सफर स्टार्ट कैसे हुआ? देखिए, पहले मैं आपकी एक करेक्शन कर दूं। आपने जो ना वो डोमेस्टिक का बोला था ना 18, वो 18 नहीं थे, वो 82 थे। ओ, 80 82। 82 थे, 82 थे एक सीजन में, तो 76 का रिकॉर्ड था। तो वो और दूसरा आपका सवाल में मैं आता हूँ। बेसिकली इंग्लैंड का सफर ऐसे शुरू हुआ कि ऑब्वियसली जब मैं पाकिस्तान टीम में खेला तो मेरा बड़ा अनएक्सपेक्टेड डेब्यू डेब्यू हुआ था। एक्सपेक्ट मैं उस सेंस में कर रहा था कि मुझे कैंप में मेरा नाम आना चाहिए था, और 40 हम्म। लड़के अनाउंस किए जिसमें मेरा कैंप में नाम नहीं था। और जिस डिपार्टमेंट के साथ, जिस पाकिस्तान रिजर्व की एक टीम होती थी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करती थी, तो मैं उनके साथ मैंने कोई 9 मैचेस खेले थे। और जो सेकंड विकेट कीपर था हुमायूं फरहत, उसने 2 मैचेस खेले थे। तो उसकी वजह यही थी कि ऑब्वियसली मैं परफॉर्मेंस कर रहा था, तो मुझे सारे मैचेस के मैंने खेले। तो पाकिस्तान का जब कैंप अनाउंस हुआ, उसमें उसका नाम था, मेरा नहीं था। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि जो जिसने ज्यादा परफॉर्म किया उसका नाम कम है, और जिसने कम परफॉर्म किया, कम मैचेस खेले, उसका नाम है। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने मुझे डायरेक्ट मेरे पास एक फोन कॉल आई, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कोई मजाक कर रहा है मेरे से, और मुझे टेस्ट के लिए उन्होंने कॉल कर ली, और बगैर कैंप के। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे वसीम बारी साहब ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साइड मैच खेलते हुए देखा था, और उस साइड मैच में मैंने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की थी। और विकेट कीपर मैं हमेशा से ही अपने आप को बड़ा हाईली रेट करता हूँ। अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं होना चाहिए, मगर मैंने विकेट कीपिंग में इतनी स्टेबिलिटी रखी थी कि इतनी प्रैक्टिस मैंने उसकी की थी कि मैं अपने आप को बहुत ही स्टेबल विकेट कीपर समझता था, और मैं अपने आप को वन ऑफ द कॉन्फिडेंट विकेट कीपर इन पाकिस्तान समझता था। तो वही मेरी विकेट कीपिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। और बैटिंग में ये था कि दूसरे कीपर से कम्पीट करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्कोर करना चाहिए था। वो शुरू में मेरे से हुआ नहीं। बाद में मैंने अपने आप को एक बैट्समैन भी स्टैब्लिश किया। जब मैंने अपने आप को डिस्टैब्लिश किया, तो फिर मेरे साथ ऑब्वियसली ज्यादती का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान टीम से अच्छा डेब्यू हुआ मेरा। मैं उसके बाद डेब्यू होने के बाद फिर वनडे में मेरा नाम आया। फिर मैं पाकिस्तान ए से मैंने टूर किया यूएई का, जिसमें शोएब मलिक कप्तान था, और काफ़ी पाकिस्तान की टीम में बहुत इंटरनेशनल प्लेयर खेले थे, उसमें मैंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म किया। उसके बाद मेरा कैंपों में नाम आना ड्रॉप हो गया, अचानक मेरा नाम आना ड्रॉप हुआ, और दूसरे विकेट कीपर्स की लॉबी बनना शुरू हो गई, जिसमें से और भी कीपर जो जो भी थे उस वक्त, उनकी लॉबीज बनना शुरू हो गई। तो एक एक होता है जो बंदा लाइन में लगा होता है और उसको पता चला होता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ लॉबिंग बनी है। अली को पता है, अली जर्नलिज्म इतने सालों से कर रहा है, तो उसको पता चल जाता है कि जिसको खिलाना होता है तो उसकी किस तरह मीडिया में लॉबी चल रही होती है, जिसको बाहर करना होता है तो उसकी कितनी उसको डाउनग्रेड किस तरह किया जा रहा होता है। तो मेरे साथ ये सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। फिर मैंने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप हो गया। अब ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके जो अपने आप को अगर मनवाना है ना, तो ये विकेट कीपिंग का जो रिकॉर्ड है ना, ये अपने नाम करना है। 2001 बिल्कुल। में तो मैंने 2001 में ही गोल किया था, और 2001 में ही के सीजन में मैंने अचीव किया उस गोल को, और वो रिकॉर्ड अभी तक है। तो आप देख लें, 23 साल हो गए, 23 सीजन हुए, उसके बाद से अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। मगर अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड करने के बाद भी मुझे पाकिस्तानी मीडिया पे इतना हाईलाइट नहीं किया गया। और पाकिस्तान मीडिया में का भी डिफरेंट चक्कर है कि आप जब तक उनके साथ उनको तोहफे तहाइफ नहीं देते,
कुछ बड़े-बड़े मीडिया वाले हैं, उनको हेलो हाय नहीं करते, उसको यस सर नहीं करते, वो आपके बारे में लिखते नहीं हैं। और मेरी आदत है नहीं, मैंने शुरू से ही अपनी बेस पे, अपनी मेहनत पे मैंने ट्रस्ट किया और कभी मैंने किसी की खुशामदी नहीं की। अगर मैं खुशामद कर लेता उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े कैप्टन और वाइस कैप्टन थे, तो आज मैं काफ़ी लंबे अरसे पाकिस्तान के लिए खेलता। मगर मेरा बिलीव था कि मेरी अपनी वैल्यूज़ थी, मेरे माँ-बाप ने जिस तरह मुझे ब्रॉट अप किया था, तो उसमें यही था कि अल्लाह पे अगर खुशामद किसी की करनी है तो अल्लाह की करो और जो उसने देना होगा वही देगा। और तो एक मैंने तरह से उसी आप पे कह बिलीव रहे किया। हैं, तो एक तरह फिर से आप कह रहे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। हाँ, डेफ़िनेटली। और ये काफ़ी आपको उस टाइम के प्लेयर भी बताएँगे, यूनुस खान से अगर आप पूछें, अफरीदी से पूछें, वो अभी भी कहते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाता तो मैं शायद मेरा कमबैक हो जाता। मगर वो शायद हो जाता, नहीं हो जाता। आई डिडन्ट हैव टू टेक द रिस्क क्योंकि हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, मेरी अपनी फैमिली में बड़े मिडल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है और सारी घर की ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर। तो मेरे पास अपॉर्च्युनिटी थी कि मैं यूके मूव हो जाऊँ। ऑब्वियसली मैं जब 2003 में यूके आया था तो मैंने एक प्रोग्राम बना लिया था कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है, तो हम लोग की शादी 2003 में ही हो गई थी। फिर उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान आया हूँ। मेरा ये गोल नहीं था कि मैं इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाऊँगा और हुँ, पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ दूँगा। मैं 2003 में आके मैंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, मगर फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। ऑब्वियसली प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ़, तो उसका मेरा वहाँ पे होना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत सेल्फिश समझ रहा था कि मैं पाकिस्तान की अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहूँ और अपनी वाइफ को यहाँ पे अकेला छोड़ दूँ तो ये ज़्यादती है। तो मैंने उस वक़्त फैसला किया कि नहीं, मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट को इस वक़्त है ना होल्ड करके ना जाना चाहिए। मैं उस वक़्त कप्तान था हुँ, कराची का और पहली दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए थे और जिसमें काफ़ी लड़कों को पैसे वग़ैरह मिलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के। तो बड़ा अहम टूर्नामेंट था मेरे लिए और वो टूर्नामेंट ऐसा था कि अगर मैं उसमें टूर्नामेंट में परफ़ॉर्म करता तो शायद मैं आगे खेल जाता। उससे पिछला जो टूर्नामेंट था उसमें मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। उसमें बैटिंग में मैंने 3 सेंचुरियाँ बनाई थी उस साल फर्स्ट क्लास सीज़न में और 3 दफ़ा मैं 90s में आउट हुआ था। तो किसी ने भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में 6 सेंचुरियाँ नहीं बनाई एक सीज़न में। 5 सेंचुरियों का मेरे ख़्याल से रिकॉर्ड है एजाज़ जूनियर का। तो मेरे पास एक मौका था कि मैं उस सीज़न में 6 सेंचुरियाँ बना सकता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सैटिस्फाई था। मैंने 44 की एवरेज से फिनिश किया और विकेट कीपिंग में भी उस साल मैंने 50 प्लस आउट किए थे। तो नेक्स्ट ईयर मेरा ऐसा था कि मैं उसमें कमबैक कर सकता था, मगर मेरी ये कमबैक कर सकते थे। सिचुएशन ये हुई, मैंने फैमिली को प्रेफ़र दिया, फिर मैं आ गया यहाँ पे। फिर ऐसा हुआ कि मेरा नाम बिल्कुल ही उन्होंने हस्ती से ही मिटा दिया। मैंने चीफ सेलेक्टर्स शफ़ीक पापा थे, मैंने उनसे बात की कि मेरा क्यों नहीं नाम आया कैंप्स में। तो वो कहते हैं यार तुम्हें कैंप्स में नहीं, मेरा सॉरी, साउथ अफ्रीका टीम जा रही थी, पाकिस्तान अकेडमी की टीम, ठीक है? हुँ, और मुझे ऑटोमैटिकली बोला गया था कि मैं जाऊँगा। मुझे अच्छा। चेयरमैन जनरल तौकीर ने बोला था कि मैं जाऊँगा। मैं उस साल इंग्लैंड गया खेलने। उन्होंने कहा इंग्लैंड क्यों जा रहा है? मैंने कहा मैं इंग्लैंड में जाके अपनी है ना हुँ, फैमिली के साथ टाइम गुज़ारूँगा और मैं अपनी प्रैक्टिस में रहूँगा और जैसे ही मेरा नाम आ जाएगा मैं आ जाऊँगा। मुझे कोई मसला नहीं है। हुँ, तो उन्होंने मुझे हँसी-खुशी कहा ठीक है चलो सही है, तुम जाके वहाँ पे मेहनत करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा था यहाँ पे और हार्ड वर्किंग शुरू से ही था, मगर इंग्लैंड में एक ये है कि एनवायरनमेंट होता है, आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, तो मैं उसका फ़ायदा उठा रहा था। तो मगर क्या हुआ कि अचानक मेरा नाम ही अकेडमी की टीम अनाउंस हो गई, मेरा नाम नहीं। आ गया। हाँ, मेरा नाम ही नहीं, मेरा उसमें उन्होंने अदनान अकमल का नाम दिया जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेली हुई। तो मैं ओह! बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। मैंने फिर आमिर सोहेल को फ़ोन किया, वो सेलेक्टर थे, तो उनको मैंने बोला तो उन्होंने कहा यार अतीक मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो वो टालम-मकाम नहीं होती। फिर उन्होंने मुझे वादा किया कि इंग्लैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ हो रही है ओह सॉरी इंडिया में हुँ, हम उसमें तुम्हें भेजेंगे, तुम अपनी हुँ, मेहनत करते रहो। इंडिया की सीरीज़ अनाउंस हुई, इसमें उन्होंने कोई और विकेट कीपर अमीनुर रहमान को डाल दिया और मुझे हटा दिया। तो मुझे वहाँ से पता चल गया कि ये मेरा जो है ना जो सितारा है इस वक़्त गर्दिश में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ना ये लोग मुझे आने देंगे दोबारा। और ज़ाहिर बात है उस वक़्त कामरान अकमल था, उसकी भी परफ़ॉर्मेंस चल रही थी, बैटिंग में हुँ, परफ़ॉर्म करता था। फिर ज़ाहिर बात है उसको सपोर्ट थी उसके डिपार्टमेंट से। मैं हबीब बैंक से खेलता था, मुझे 7वें 8वें नंबर पे, छठे या 7वें नंबर पे बैटिंग मिलती थी मिनिमम। कामरान अकमल ओपन करता था, तो ओपन करने में आपके पास चांसेस होते हैं कि आप जाके परफ़ॉर्म करो, सेंचुरियाँ बनाओ। 7वें 8वें नंबर पे आप साल में 1 आध सेंचुरियाँ बड़ी मुश्किल से आपको फ़ास्ट बॉलर्स और जो स्पिनर्स होते हैं ना, टेलेंडर, उनके हुँ, हाथ-पाँव जोड़ने पड़ते हैं कि यार खराब शॉट नहीं खेलना, प्लीज़ मुझे सेंचुरी का मौका दो, तुम एक एंड से बस रुके रहो। तो अब ऐसा हुँ, होता नहीं है, ऐसा सीज़न में 1 आध दफ़ा ही होता है। तो मेरे मेरे हुँ, मेरे साथ बस ये भी बैड लक थी कि मुझे डिपार्टमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया। हुँ, फिर मेरे डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो सेलेक्टर बन गए, उनके सेलेक्टर बनने के बाद भी मेरा साइड मैचों में नाम नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि यार इसमें टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, तो फिर आई डिसाइडेड टू नहीं मूव।
टू इंग्लैंड। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने कोशिश की कि मैं काउंटी क्रिकेट खेलूं एज अ लोकल प्लेयर। तो टाइम पीरियड था 3 साल का, वो मैंने पूरा किया। देन उस वक्त मैं 31 का हो गया था। तो मुझे काउंटीज के ट्रायल हुए, मेरे नॉर्थहैम्पटन से हुआ, ससेक्स से हुआ, और मैंने सारी ईच इनिंग पर हर जितनी इनिंग खेली सब में 50 से ऊपर मैंने स्कोर किया और परफॉर्म अच्छा किया। मगर मेरी बैड लक ये हुई कि एक तो एज फैक्टर था 31, और काउंटी का एक लॉ है कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो तो आपका जो सैलरी स्केल है ना वो 70 to 80,000 पाउंड का होता है मिनिमम, उससे कम आप दे नहीं अच्छा। सकते। तो काउंटी ने मुझसे ये बोला कि यार अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले होते ना तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट खेले में आपका इतना हाई पैकेज होगा, और हम इससे बेहतर ये है कि हम 3 से 4 अंडर 19 प्लेयर साइन कर लें जो इंग्लैंड के लिए एलिजिबल भी हो खेलने के लिए। तो वो मुझे पता चल गया फिर कि अब मेरा काउंटी में भी कैरियर नहीं है। तो फिर मैंने कोचिंग की तरफ ऑब्वियसली एक ही काम किया पूरी जिंदगी, क्रिकेट खेली है और उसके अलावा कोई काम नहीं किया, और क्रिकेट खेली है, क्रिकेट के बारे में सोचा, क्रिकेट को ही देखते रहे। तो फॉलो क्रिकेट किया। क्रिकेट के साथ ही कुछ ना कुछ करना था। तो कोचिंग ऐसी चीज थी, क्योंकि मैं कप्तान भी रहा हूँ काफी, और मैंने अपनी कैप्टेंसी में काफी यंग लड़कों को ग्रूम भी किया है। एक लड़का है ज़ीशान मलिक जो पाकिस्तान अंडर 19 खेला, कराची के लिए भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। उसको मैंने गली से उठा के उसको ग्रूम किया और उसको इस लेवल पे बनाया कि वो पाकिस्तान अंडर 19 उसने रिप्रेजेंट किया। तो मेरे अंदर, मैं समझता था कि शायद कोचिंग की मेरे अंदर स्किल है। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है, अगर कोच बनना है तो ऐसा कोच बनो कि लोग आपका नाम लें, लोग आपको याद करें, ठीक है ना। तो उसके लिए सब में पहले आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मैं ऑब्वियसली इंग्लैंड में मेरा टाइम ज़्यादा गुजरा है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि सर्टिफिकेशन, आप जब तक कोचिंग सीखोगे नहीं, आपको आपको कोचिंग नहीं आएगी। बेसिकली कोच, आप बॉर्न कोच नहीं पैदा होते हैं, ठीक है। आप एक्सपीरियंस के थ्रू आपने चीज़ें की भी होती हैं, मगर कोचिंग के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, खासतौर पे कम्युनिकेशन जो है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है उसके अंदर, वो आपको सीखना पड़ता है। अगर वो आपको नहीं आता, आपने देखा होगा पाकिस्तानी कोचेस का क्या हाल है, क्योंकि जो लेजेंड हमारे कोच बनते हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन कोई स्किल नहीं है, उनके अंदर उनकी जो कोचिंग फिलोसफी है वो कोच सेंटर्ड है, प्लेयर सेंटर्ड नहीं है। सो मैं भी कोच सेंटर हुआ करता था, मैं भी ये समझता था जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की, तो जिस तरह मैं खेला हूँ उसी तरह सब खेलें, मगर ऐसा नहीं होता। आपने अपने एनवायरनमेंट में देखना होता है कि किसके अंदर कितनी एबिलिटी है और किसके अंदर कितनी पर्सनैलिटीज हैं। आप कम्युनिकेट किस तरह करते हो, या आप बात ज्यादा करते हो या आप प्लेयरों को अलाउ करते हो बात करो। एम्पावरमेंट क्या चीज होती है, लिसनिंग स्किल क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने कोचिंग कोर्स के थ्रू सीखी हैं। और जब मैं लेवल 3 करा था तो मुझे पता चल गया था कि मैं तो बहुत ही घटिया कोच हूँ। और मैंने जब अपनी सेल्फ अवेयरनेस की तो मुझे पता चला कि भाई मैं तो बहुत ही बेकार कोच हूँ, मुझे कोचिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। टेस्ट क्रिकेट खेलना, कोचिंग करना, जमीन आसमान का फर्क है। देन आई स्टार्टेड टू ग्रो माई सेल्फ, आई स्टार्टेड टू लर्न। फिर मैंने कहा कि ठीक है, एजुकेशन करते हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। तो मैं रिसर्च की, मैंने जाके फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर से मैंने स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री ली, और वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई। इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल और मैनेजमेंट स्किल इम्प्रूव हुई। फिर उन्होंने मुझसे, मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि यार तुम यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू शुड गो वन स्टेप फर्दर एंड डू मास्टर्स। मैंने कहा नहीं, मैं स्पोर्ट्स साइंस में मास्टर नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा आप स्पोर्ट्स कोचिंग में कर लो। तो स्पोर्ट्स कोचिंग में, ये यूके में ये है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी डिग्रीज हैं, तो स्पोर्ट्स कोचिंग में मैंने एप्लीकेशन डाली, मेरा इंटरव्यू, उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। फिर मैंने 3 साल पार्ट टाइम गुजार के मैं जॉब भी कर रहा था उस साल, और मतलब मैं कोचिंग में काम कर रहा था। फिर मेरी वाइफ थी, मैंने, जारी बात है, वो बच्चे भी उसी दौरान हुए, मेरे 2 बच्चे, जब मैं अपनी डिग्रीज कर रहा था। तो काफ़ी हर्डल्स है। तो मगर मैंने, एक ये था कि एजुकेशन पाकिस्तान में जो छोड़ी हुई थी, एक कम अज़ कम आपको एक एक डिग्री मिलेगी, एक वालिदैन के लिए एक बड़ी उस फ़ख्र की बात है कि मेरे बच्चे ने, आपको पता है पाकिस्तानी वालिदैन को क्या है, वो इसी में खुश हो जाते हैं कि उनके बच्चे ने डिग्री की है, पढ़ लिख के बड़े बन गए। तो मैंने तो खैर 14 साल का गैप आ गया था, मगर मैंने वो, मेरा जो एक एम्बिशन था शुरू से, आई वाज़न्ट अ बैड स्टूडेंट, मैं डिसेंट स्टूडेंट था, तो वो मैंने उसको भी फुलफिल किया, प्लस मैंने कोचिंग सीखी उस दौरान। तो 6 साल जो मैंने यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, डिफरेंट ट्यूटर्स के साथ, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट एक्सपीरियंस, और बहुत सा वर्क एक्सपीरियंस लिया उस दौरान। मैंने समझे ग्रास रूट से लेके लड़कियों से लड़कों के साथ हर लेवल पे कोचिंग की है। मतलब मैंने कोई लेवल ऐसा है जो छोड़ा नहीं, मैं सब में एक्सपीरियंस लेना चाहता था। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। काउंटी के साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई, तो लैंकाशायर के साथ मैंने काफ़ी ग्रो किया एज अ कोच। उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की। फिर लेवल 3 में उन्होंने मेरी सारी फीस पे की और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लेवल 4 भी कंप्लीट कर लिया है, तो आई एम द सेकंड इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर आफ्टर यासिर अरफात हु हैज कंप्लीटेड लेवल 4 विद ईसीबी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि मेरा कोचिंग का सफ़र आहिस्ता-आहिस्ता चलता रहा और मैंने छलांग नहीं लगाई, ना मुझे छलांग लगानी थी। मैंने हर शॉर्टकट लेवल नहीं पे लिए। हर लेवल पे मैंने कोचिंग करके फिर जाके मुझे सुई गैस ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी फराहम की पाकिस्तान में कि ग्रेड 2 में उनकी टीम होती थी। तो अली को तो पता होगा कि ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में जाना बहुत मुसीबत होती है, बहुत मुश्किल काम होता है। सुई गैस 15-16 साल से लगी हुई थी मगर वो ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो जिस साल उन्होंने मुझे ग्रेड 2 का कोच बनाया अल्हम्दुलिल्लाह उस साल हम लोग ग्रेड 2 जीते हैं और जीतने के बाद जो विनर टीम होती है वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास खेलती है। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हम लोगों ने क्वालिफाई किया और 5 साल स्वीगर्स की टीम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली मेरे अंडर, जिसमें हमने बड़े प्लेयर बनाए भी और अच्छे प्लेयर्स जो है उनको अडॉप्ट भी किया, जिसमें शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, समी असलम, सोहेल खान, फवाद आलम, आमिर यामीन, उसामा मीर, जफर गौहर, ये सब हमारे हाथ के खेले में। फिर हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को। ऑब्वियसली मैं जो इंग्लैंड से जो सीख कर आया था चीज़ें वो मैंने पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की चीज़ें, और उन इम्प्लीमेंट करने से ये फायदा हुआ कि हमारे प्लेयर की परफॉर्मेंस का जो लेवल था ना वो डिफरेंट लेवल पे चला गया और लड़कों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। उनको पता चला कि बेसिकली मैच इन लोगों ने जिताना है, कोचेस नहीं जिताते, और आप ही सब कुछ हो, और आपको कॉन्फिडेंस कोच की तरफ से जिस तरह दिया जाएगा और फैसिलिटीज दी जाएगी वो आप हम पे छोड़ दो, बाकी जो ग्राउंड के अंदर करना है वो सारी चीजें आप अपने तरीके से करो। तो हमने लड़कों को इस तरह की स्टेबिलिटी दी जिसमें लड़कों ने काफी इंजॉय किया, और एट द एंड ऐसा था कि पाकिस्तान की जितने भी क्रीम प्लेयर थे ना वो सुई गैस में खेलना चाहते थे। वो अपने डिपार्टमेंट छोड़ के सुई गैस में खेलना चाहते थे, जिसमें फखर जमान हो गया, माद वसीम हो गया, उमर अकमल हो गया, अमर शहजाद हो गया, ये सब कहते थे कि हमें अपनी सुई गैस में ले लें। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट हुआ जैसे कि वो मेहनत की और जिससे जो सीखा और वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट की फिर आगे। अच्छा, एक तरह से अतीक आप भाई एक कहते थे सवाल कि करना चाहूंगा। हम्म, हाँ, हाँ अगर आप कंटिन्यू करना चाहें। नहीं नहीं आप रिचर्ड करें। स्टोनियर का मैं बताना चाहूंगा लाइबा को भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था कि बाहर से एक फिटनेस ट्रेनर अतीक भाई ने बुलाया था, और ऐसा ट्रेनर था कि सोहेल खान जैसा बल्कि बॉडी वाला जो फास्ट बॉलर था उसको उसने बड़ा जबरदस्त कर दिया था, और फिटनेस बड़ा काम ऐसा किया था कि इनकी टीम वाकई परफेक्ट थी। बाबर इनकी टीम में मैंने खुद खेलते हुए इनको देखा, आमिर है और दीगर प्लेयर सारे इनके पास थे, वर्ल्ड क्लास टीम होती थी। जब ये नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग कराते थे हम लोग स्पेशली जाते थे नेट्स करने की, तो रिचर्ड स्टोनियर की खिलाड़ी तारीफ करते थे कि यार हमने ऐसा ट्रेनर कभी देखा है जिसने हमें इतना फिट कर दिया। और वो आज जो ट्रेनर है बांग्लादेश से भी अटैच है, कई ममालिक में ट्रेनिंग करता है। तो ये अतीक जमा की बदौलत हुआ था, वाकई में उन्होंने ट्रेंड चेंज किया था पाकिस्तान में। वरना इससे पहले होता था कि लोकली ट्रेनर होते थे, देसी ट्रेनर कह लें आप, जिनके पास डिग्री समटाइम होती है समटाइम नहीं होती, तो बस वो किस्मत का शायद कह लें उनके साथ होता है। लेकिन अतीक भाई ने काफी हद तक इस चीज को चेंज किया था, और ये बड़ी अच्छी साइन थी कि इन्होंने ये नई डेवलपमेंट दिखाए थे। बट बैट तक कंटिन्यू नहीं कर पाए पाकिस्तान में, फिर इंग्लैंड चले गए, यही मैंने देखा अपनी आंखों से। आप कुछ कह रहे थे? जी लाइबा, कुछ कह रही थी आप? जी मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से अतीक ने कहा कि कोचेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लाइक हम यू नो यूजुअली हम क्या देखते हैं कि कोचेस की जो ग्रूम होती है कि मतलब उनका ग्रूम होना कितना ज्यादा जरूरी है, उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मोहसिन नकवी एक स्टेटमेंट के साथ आए थे वो काफी बोल्ड स्टेटमेंट थी कि वो कह रहे थे कि वो लोकल कोचेस के साथ नहीं जाना चाहते, वो फॉरेन कोचेस के साथ जाना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से उसके पीछे यही वजह होगी जो अभी आपने बताई कि उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्रॉपर उनके पास सॉर्ट ऑफ लेवल की स्टडी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए किसी एक चीज में। तो आप क्या उस चीज को उनके स्टांस को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे? देखिए उसमें दो तरीके हैं उसके, दो दो डायरेक्शन है उसकी, सही है ना। एक तो ये है कि रमीज भाई भी आए थे तो उन्होंने भी ये बात बोली थी, ठीक है, कि उनको लोकल कोचेस पे ट्रस्ट नहीं है, सही है। तो इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारे बोर्ड का ये है ना कि आपने लोकल कोचेस को ग्रूम उस तरीके से नहीं किया, ठीक है। अब मैं फॉरेन नहीं। कोच तो नहीं हूँ ना, हम्म। मैं फॉरेन कोच तो नहीं हूँ, यासिर अरफात फॉरेन कोच तो नहीं है, हम भी लोकल लोकल कोचेस। हाँ, हमने अपनी ग्रोथ अपने खुद से की है, हमें पीसीबी ने कोई सपोर्ट नहीं किया या किसी और ने। हाँ, काउंटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं कह सकता हूँ, मगर पीसीबी ने मुझे जीरो सपोर्ट दिया मेरी ग्रोथ में, ठीक है। हाँ, मैं पीसीबी के साथ मैंने 2020 में काम किया था, 2020 से 21 एक साल मैंने काम किया था, मगर उसी दौरान मैं लेवल 4 कर रहा था, तो मैंने लेवल 4 की फीस भी मैंने अपनी जेब से दी है, पीसीबी ने रिफ्यूज कर दिया, कहना वो हमारी कोचिंग की फीस देंगे। तो ये पहला बोर्ड है पाकिस्तान का, पीसीबी ने हमारे कोचेस को कितना ग्रो किया, ठीक है। हमारे कोचेस को
ग्रोथ कर उनको उनका भी सेल्फ वो मोटिवेशन है कि नहीं, वो ग्रो करना चाहते हैं नहीं चाहते। जब मैंने पीसीबी के साथ काम किया ना, और मैंने पाकिस्तान के कोचेस, क्योंकि जब हमने पीसीबी के साथ काम किया तो हम लोग को लीडरशिप रोल मिला था कि मैं लीड ऑफ फील्डिंग विकेट कीपिंग कोच था, सकलैन हम सबका बॉस था, फिर मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलिंग लीड था, उमर रशीद आए, फिर उसके बाद वो फास्ट बॉलिंग लीड बने, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग लीड बने। तो हम लोग के पास लीडरशिप रोल थे कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी कोचेस हैं उनको ग्रूम करें, ठीक है ना। और वो सारे अकाउंटेबल थे, हमारे ऊपर अकाउंटेबल थे, हम उनसे सवालात कर सकते थे। जब हम लोग इनके साथ मिलते थे ना और बात करते थे, कुछ कोचेस जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर उनके साथ बैठ के ऐसा लगता था कि उनको सब चीजें पता है। उनका अच्छा। उन उन उनका ये कॉन्सेप्ट था, उनका ये डिल्यूजन था कि दे नो एवरीथिंग, सही है ना। जब ग्रांट ब्रैडबर्न ने आपके एक स्टार प्लेयर को बोला कि यार आप लेवल 3 करो, उसने बोला यार आई एम दिस, आई डोंट नीड लेवल 3, सही है एंड ना। दिस इज वेयर द डाउनफॉल एक्चुअली स्टार्ट्स, राइट? ठीक है ना, जब पाकिस्तान के जब लेजेंड्स होते हैं, प्लेयर होते हैं या ग्रेट प्लेयर होते हैं ना, वो जब अपने आप को ये समझ लेते हैं उनको सब पता है, तो फिर चीजें खत्म हो जाती है। फिर मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल सही करेंगे, पाकिस्तानियों को ना करीब ही ना घुसने देने, मगर आप हर पाकिस्तानी को उस तरह से ट्रीट ना करो, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी जॉब है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंग्लैंड के साथ और जर्मनी 2 कंट्री के साथ मुंसलिक हूँ मैं। और मुझे कोई, आई एम नॉट अ जॉब सीकर, अगर ऑब्वियसली, मगर मुझे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने कभी भी पूछा तो मैं जरूर अपनी अवेलेबिलिटी दूंगा उनके लिए, मगर मैंने कभी उनकी जॉब के पीछे भागूंगा नहीं। और अ, और उसकी वजह यही है कि आप हर एक पाकिस्तानी को एक ही नजरिए से देखते हो, ठीक है ना। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट होते हैं या लाइकिंग डिसलाइकिंग पे अपॉइंटमेंट होते हैं, कभी फेयरनेस पे अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जब नहीं वसीम होता। खान साहब का दौर था, शरियार साहब का दौर था, वो दौर एक ऐसा था जिसमें मैंने काम किया, उसमें थोड़ा जाके हमें एक ये था कि हम अपनी मर्जी से काम कर पा रहे थे और अच्छे लोगों को, जो पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनको उन्होंने जॉबें दी थी डिस्ट्रिक्ट के साथ और रीजनल के साथ, तो वो चीज़ अच्छी हो रही थी। फिर उसमें हम लोग कोचेस को ग्रूम कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि जो हमारी एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज से लोगों को दें। मैंने अपने साथ तकरीबन 5 से 7 फील्डिंग कोच तैयार किए थे पाकिस्तान में, जो आज पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेटअप में परमानेंट लगे हुए हैं, ठीक है ना। और चीजें काफी की, अब मैं क्या नाम लूं, मैं अपनी तारीफ खुद से क्या करूं, मुझे जरूरत नहीं है इन चीजों की, मगर हमने कोशिश ये की थी कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह इंप्रूव करें। जैसे रिचर्ड की बात की ना, तो वो लाने का मकसद ही यही था कि हमारे लड़कों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब एशियन लड़का बता रहा होगा ना कोई चीज, तो ये कम सुनेंगे, जब कोई फॉरेनर आके बता रहा होगा ना तो यूं करके देखते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के। अभी भी आप देखें फॉरेन कोच के साथ जब खड़े होते हैं हमारे प्लेयर, तो वो उनकी आंखों में आंखें डाल के लगे हुए होते हैं। जब अपना एशियन कोई बात कर रहा होता है, सर नीचे झुका के, कोई इधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हमारा एक कल्चर बना हुआ है, इस कल्चर को चेंज करना है। अब पाकिस्तान, आप कहते हैं कि हमने नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम मिक्सचर बनाएंगे पाकिस्तान और उसके को, मगर जो पाकिस्तान के आप कोच रखें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक उनका असेसमेंट होनी चाहिए ईयर टू ईयर, और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ईयर टू ईयर। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है आप अच्छा सेलेक्ट कर लें, हो सकता है आपकी सिलेक्शन खराब हो जाए, मगर आप 1 साल के बाद उसको उसको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके आप उसको फिर चेंज करने की कोशिश करें। कोच एजुकेशन प्रोग्राम जो पाकिस्तान में है, कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वेरी बोगस है, ठीक है। हम कोचेस को डेवलप नहीं करते। हाँ हाँ, हम कोचिंग कोर्स करा लेते हैं, कोचिंग कोर्स करा के आपने क्या अचार डालना है, आपने कोचेस बनाओ के अचार डालना है उसका, आप कोचेस को तो बनाओ। आप जितने भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर जो पाकिस्तान टीम के लिए कोचेस कर, सबको पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने का शौक है, किसी को डोमेस्टिक की कोचिंग करने का शौक नहीं है। आप ऐसे कोच लाओ जो डोमेस्टिक में पैशनेट तरीके से कोचिंग करें, जिनका गोल सिर्फ यही हो कि मैंने डोमेस्टिक में अपने यहाँ से प्लेयर तैयार करके ऊपर भेजने, बस। हमारे वहाँ हर कोचेस का ना राल टपकरी होती है कि मैं पाकिस्तान टीम में कब लग जाऊंगा, मेरी कब नाम होगा, सब दिखाने के लिए काम करते। जब हम मैचों में मैं जाता था देखने के लिए, कोच प्रोएक्टिव हो जाते थे, ठीक है। और जैसे ही आप बाहर आ जाओ, कोच चाय का गिलास हाथ में लेके बैठे थे। ग्रांट ब्रैडमन इनको बिरयानी कोचेस कहता था, सीरियसली। पाकिस्तान के नामवर टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनके मेरे सामने ग्रांट ब्रैडमन ने उनको बोला, यार डू यू नीड बिरयानी, वो बिरयानी कोचेस कहता है, क्योंकि वो करते ही है कि जब कोई देखने आता है तो वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं, दिखावा शुरू कर देते हैं। और जब जब कोई नहीं देख रहा होता, तो वो कहना, वो पैशन के साथ काम नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में पैशन की जरूरत है, और कोचेस आप वही लाएं जो पैशन के साथ काम करें। जो यंग लड़के हैं वो अच्छे हैं, काफी लड़के हैं, मंसूर अमजद हो गया, फैसल अत्तर हो गया,
हुमायूं फरत हो गया, इरफान फाजिल हो गया, ये मसरूर हो गया, ये मतलब पैशनेट कोचेस हैं, मगर इनमें भी वो चालाकियां आ जाती हैं जब ये ऊपर जाते हैं ना, तो ये अपनी लॉबीज बनाने के चक्करों में लग जाता है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। मैंने ये पाकिस्तान में रह के ऑब्जर्व किया कि लोग अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। मैंने तो स्वीगैस में अपने ऊपर कोच ला के रख दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी टीम ऊपर जाए। और जब हम फाइनल में नहीं क्वालिफाई कर रहे थे, तो मैंने कहा हो सकता है शायद मेरे अंदर कोई खामी होगी, तो मैं अपने ऊपर एक कोच लाता हूँ, देखता हूँ उसके आने से हमारी टीम में फायदा होता है या नहीं होता। तो मेरी तो मेंटालिटी इस तरह की थी। बिल्कुल। मुझे तो अल्लाह पे भरोसा है कि जितनी मैं क्रिकेट खेला हूं, मुझे अल्लाह ने खिलाई है। हो सकता है अल्लाह ये भी ना खिलाता, काफी ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो मेरे से अच्छे थे, वो ये भी क्रिकेट नहीं खेल पाए, ठीक है ना, जो जितनी मैंने खेली। तो मुझे अल्लाह पे भरोसा है, और अल्लाह ताला ने मुझे हर तरह से लुक आफ्टर किया। कोचिंग में भी आया हूं तो मेरा रिस्क लगा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो मोहसिन नकवी साहब की बात पे आता हूँ कि उनको थोड़ा सा अपने सर्कल से हट के थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई किसी की रिकमेंडेशन नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा। सही है, कोई अच्छे कोचेस की रिकमेंडेशन नहीं करता, आप अच्छे कोचेस को फाइंड करें, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस रखा है ना, तो उसमें जो क्वालिफाइड बंदे आएंगे उनके साथ बैठ के उनका अच्छा इंटरव्यू करें, और उनको आप जानने की कोशिश करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अपने मुल्क में कोई हीरा पड़ा हुआ जो आप पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म चले, बिल्कुल। आप देखें तो। अतीक भाई, अभी जो ऐड आया है पीसीबी की वेबसाइट पे, तो उन्होंने रेड बॉल के लिए अलग मांगा है और व्हाइट बॉल के लिए अलग कोच मांगा है। अब ये अलग अलग कोचिंग साइड पे जा रहे हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि वनडे T20 का अलग कोच होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है उसमें मॉडर्न क्रिकेट की सेंस भी तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी अब अब्दुल रहमान जो है, कहा जा रहा है कि बाकी तौर पर कोचिंग की जाएगी, जो भी मुल्तान सुल्तान की हेड कोच के तौर पे काम कर रहे हैं। उससे पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ अटैच रह चुके हैं। देखें, इंग्लैंड में भी अभी जिस सेटअप में मैं काम कर रहा हूँ, दो कोचेज हैं, मॉक्सन है, मॉक्सी और बाज। सो बाज टेस्ट देखता है, मॉक्सी वाइट बॉल की क्रिकेट देखता है। तो वाइट बॉल की क्रिकेट कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है ना। जिस तरह प्लेयर को अडॉप्ट करना पड़ता है, उस तरह कोचेस को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। और कुछ कोचेस हैं जिन्होंने अपने आप को वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट रखा हुआ है, तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप अच्छे दो कोचेस फाइंड कर सकते हैं तो फाइंड करें। मगर जो एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपको बताऊं ली, ये सारी खानापुरी की चीज़ें होती हैं। जब मुझे पीसीबी ने जॉब दी थी ना, तो मेरा अग्रीमेंट, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरा अग्रीमेंट जॉब की एडवर्टाइजमेंट से पहले हो चुका था। जॉब की एडवर्टाइजमेंट बाद में आई थी। तो ये हमारा सिस्टम है, ये देख लें आप, सिस्टम का फुकदान देख लें। जी, सही और कहा ये आपने, हमेशा बिल्कुल ऐसे हुआ ही है, होता है। और ये हमेशा हुआ है। मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 3 या 4 इंटरव्यू हो चुके हैं, सही है ना। एक जो इंटरव्यू हुआ था वो खानापुरी का होता, जिसमें मुझे पता था कि मुझे मेरी जॉब है। 3 इंटरव्यू ऐसे थे कि जिसमें मैंने इतनी मेहनत करी थी और इतने अच्छे मैंने नेल दोस्त 3 इंटरव्यू, उसमें मुझे जॉब ही नहीं मिली। और उसमें कोई रीजन भी नहीं बताते कि जॉब क्यों नहीं दी, क्योंकि ऑटोमेटिकली उन्होंने जॉब दी हुई होती है। और अभी भी मैं 100% आपको कह रहा हूँ, 100 नहीं तो 1% का चांस होगा कि है ना, इंटरव्यू बेसिस पे वो किसी और को सिलेक्ट करें। पहले से सिलेक्शन हो जाती है, बाद में ये लोग है ना एडवर्टाइज देते हैं खाना पूरी करने के लिए। जर्मनी का रुख कर एग्जैक्टली। लेते हैं थोड़ा सा। जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में तो आप स्काउटिंग करते हैं और टैलेंट हंट प्रोग्राम करते हैं। तो ये जर्मनी से कैसे राब्ता बना और वहाँ कैसा माहौल देखा? जाहिर सी बात है, जर्मन में शायद मेरी शायद इन्फो इतनी खास उसमें नहीं है क्रिकेट में, कि दीगर गेमों में, हॉकी में हो गए और फुटबॉल साइड पे। तो वहाँ किस तरह का टारगेट मिला आपको, और वहाँ क्या एनवायरनमेंट है, क्या कितना वो दिलचस्पी रखते हैं? लोकल ज्यादा उसमें खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी इंडियंस, या प्योरली सारे जर्मन होते हैं वहाँ पे? एक्चुअली हुआ ये कि 2023 में मुझे एक स्कूल ने अपॉइंट किया, प्राइवेट स्कूल था, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन यूके, एज अ हेड ऑफ क्रिकेट, इप्सविच में था। तो वहाँ पे जाके मैंने यूनिक एक्सपीरियंस लिया। वहाँ पे मैंने थोड़ी सी टीचिंग भी करी है। उसमें मैंने जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको मैंने स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स कोचिंग में मैं ट्यूटर भी था उनका। तो वो मुझे फिर ऐसा हुआ कि आखिरी में मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया इस रोल से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मेरे पास कुछ सोने का टाइम है, ना खाने पीने का टाइम है, सिर्फ मैं एजुकेशन में भी लगा हुआ हूँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ, और वहाँ पे उनको, तो मेरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो गया था और मैं स्ट्रेस में चला गया था। तो वो जॉब मैंने रिजाइन कर दी, क्योंकि मुझसे वो कोप नहीं हो रही थी। बेसिकली एजुकेटिंग द चिल्ड्रन इन एकेडमिक एनवायरनमेंट इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने उसकी ट्राई की थी, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। तो मैं ऑब्वियसली जॉब के लिए देखा था, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो जॉब छोड़ने से तकरीबन 1 या 2 महीने पहले ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास एक ईमेल आई, जिसमें गाय ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वो जर्मन क्रिकेट का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, और इफ आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब, देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी। तो मैंने समझा कि शायद कोई मजाक वजाक कर रहा है, ईमेल आ जाती है किसी तरह की, कोई मतलब ईमेल के अंदर कोई है ना ऑफिशियल सिग्नेचर भी नहीं थी नीचे।
तो मैंने कहा किसी ने पर्सनल ईमेल से ऐसे ही बोगस किया, तो मैंने उसको अपना नंबर भेजा, मैंने कहा ठीक है, गिव मी अ कॉल, आई विल बी इंटरेस्टेड टू टॉक। कपल ऑफ मिनट्स आफ्टर जर्मनी से फोन आ गया। तो वो गाय बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट था जर्मन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन हेरिटेज से था। और फिर उसने मुझसे बात की, तकरीबन हम लोगों ने 1.5 घंटा फ़ोन पे बात की, और काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। और उसी कन्वर्सेशन के अंदर हम लोगों का अग्रीमेंट वर्बली हो गया था कि हाँ जी, दिस इज़ द राइट पर्सन। और मुझे भी जो था प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। बेसिकली वो 37 थे उस वक्त रैंकिंग में T20I की, क्योंकि जर्मनी T20I इंटरनेशनल खेलती है, उनको स्टेटस है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो 37 पे थे वो। और प्लेयर्स की मैंने रिसर्च करी, काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, इंडियन भी थे उसमें, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी थे, और कपल ऑफ साउथ अफ्रीकन। और साउथ अफ्रीकन भी वो थे कि जो काउंटी क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले में, और या टाइटन्स के लिए वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है वो खेल रहे हैं। तो 5-6 लड़के ऐसे थे, तो मिक्सचर ऑफ प्लेयर बहुत अच्छे थे। तो मैंने वो अ, उनकी जो ऑफर थी वो एक्सेप्ट कर ली। फिर जाके मैं जर्मनी में गए, तो जाके पता चला कि क्रिकेट क्या होती है वहाँ पे। तो क्रिकेट का क्रेज बहुत है जर्मनी में। आज से 5-6 साल पहले मेरे ख्याल से 70 क्लब होते थे वहाँ पे टोटल, और अब मेरे ख्याल से 260 या 270 क्लब है, एक्टिव क्लब। बहुत अमाउंट है। तो क्रिकेट काफ़ी वहाँ पे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। तो 1 साल हो गया मुझे जर्मनी के साथ। तो हमने वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेला लास्ट ईयर, और जिसमें चांस था कि अगर हम सेकंड फिनिश कर लेते, टॉप 2 में आते, तो हम वर्ल्ड कप खेल सकते थे वेस्ट इंडीज में। मगर हमने थर्ड फिनिश किया उसमें अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो ऐसी टीमें थी वो हमसे, हमारा लेवल से बहुत ही डिफरेंट लेवल पे हैं। और ऑब्वियसली उनके प्रोफेशनल प्लेयर हैं, हमारे जर्मनी के प्लेयर वॉलंटरी बेस पे खेलते हैं, उनका कोई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, उनको कोई पैसे नहीं मिलते, उनको सिर्फ एक्सपेंसेस कवर करती है डीसीबी। तो बड़ा डिफरेंस है। और ट्रेनिंग उनकी, मतलब रोजाना ट्रेनिंग नहीं करते, वीक में 1-2 दफा भी ट्रेनिंग नहीं करते हमारे लड़के। तो काफी चैलेंजेस हैं उस कंट्री में। मगर जो टैलेंट मैंने देखा ना जाके, तो लास्ट ईयर मैंने हर रीजन में जाके ओपन ट्रायल्स लिए। हमारे वहाँ एक बड़ी अच्छी एलीट लीग होती है, जिसमें हम 3 टीमें पूरे जर्मनी से बनाते हैं, और वो 2 वीकेंड पे तक 12 मैचेस खेलते हैं हम लोग T20 के। तो वो 12 मैचेस जो होते हैं ना, उसमें जर्मनी की क्रीम खेलती है। तो उस क्रीम को सारी मैंने रीजन्स में जाके सेलेक्ट किया, जिसमें ऑब्वियसली पुराने लड़के भी थे जो नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, और उसके अलावा नए लड़के भी हमने काफ़ी देखे, और जाके उनको बाकायदा ओपन ट्रायल्स में जाके उनको सेलेक्ट किया, और उनको मौका दिया। और हमारा पूल था मेरे ख्याल से 26 का, अब अलहमदिल्ला 45 का पूल हो गया हमारा प्लेयर्स का, जिसमें हमारे पास 45 में से 30 जो है ना वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो किसी भी प्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं। तो हर पोजीशन पे हमारे पास 2 प्लेयर हैं। तो फास्ट बॉलिंग का हमारे पास ग्रुप बहुत अच्छा है। हमारे अफगानी, आपका पता है अफगानी स्ट्रांग होते हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। और एक हमारे पास लेस्टर शायर का एक्सपीरियंस प्लेयर डीटर क्लाइन, वो हमारा फास्ट बॉलर है। तो हमारी फास्ट बॉलिंग, हमारे पास स्पिन हमारी जो है वो हमारी मेन स्ट्रेंथ है, जिसमें हमारे पास एक मिस्ट्री ऑफ स्पिनर है अफगानिस्तान से, गुलाम रसूल अहमदी। अगर आप उसको देखेंगे वीडियो में, मैंने PSL में भी बड़ी कोशिश की थी कि ड्राफ्ट में उनका नाम आ जाए, मगर इन्होंने नहीं नहीं किया। तो वो लड़का ऐसा है कि वो जो है फ्यूचर में मुझे लगता है कि आगे जा सकता है, क्योंकि उसके पास कैरम बॉल भी है और दूसरा भी करता है, बहुत कंट्रोल के साथ पावर प्ले में गेन करता है वो हमारे लिए। तो हाँ, हमारा जो अभी 1 साल का जो एक्सपीरियंस था, उसमें एक्सपेक्टेशंस, ऑब्वियसली हमारे पास बड़े बड़े टूर्नामेंट्स थे उस साल में, क्वालिफायर था, उसको खेलना था, और अगर हम उसमें जीत जाते तो हम, हमारे क्रिकेट जो है नीचे से बहुत ऊपर चले जाती। फंडिंग वाइज में अभी ICC की बेसिक फंडिंग होती है जो इतनी ज़्यादा नहीं है एसोसिएट कंट्री के लिए, मगर अगर आप क्वालिफाई करते वर्ल्ड कप के लिए या 50 ओवर लीग के लिए अगर हम क्वालिफाई कर जाते, जो हम 1 पॉइंट से रह गए, तो उसमें हमारी बजटिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है। मगर अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ है कि जर्मन में एक ये है अली के, जर्मन गवर्नमेंट जो है ना वो ओलंपिक स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती है। सिर्फ जो स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में होते हैं ना, सिर्फ उनको सपोर्ट करती है। दे आर इंटरेस्टेड इन मेडल्स, ठीक है ना। कि और लकीली इस साल या लास्ट ईयर के एंड में अनाउंसमेंट की है कि क्रिकेट विल बी पार्ट ऑफ ओलंपिक्स इन 2028 आई थिंक। तो उसमें ये हुआ है कि जर्मन क्रिकेट बोर्ड ऑफ ओलंपिक्स टीम ड्यूशलैंड का मेंबर बन गया है, 100वां मेंबर बन गया है। तो हम ओलंपिक कमेटी का पार्ट हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारी जो फंडिंग होगी वहाँ से टीम ड्यूशलैंड से, वो हमें फंडिंग मिलेगी। ऑब्वियसली उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन शुरू हो गई है, एंड दे वांटेड टू नो व्हाट्स आवर प्लान टू ब्रिंग देम अ मेडल। तो उसमें ये है कि हम, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
अच्छा होने का चांसेस हैं। जर्मनी में कोई टर्फ पिचेस नहीं है, कोई भी टर्फ पिचेस जर्मनी में नहीं है अभी। तो जितने भी हमारे टर्फ के मैचेस होते हैं हम हॉलैंड में जाके खेलते हैं। हॉलैंड मतलब जर्मनी से कोई 1.5 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग लोकल मैचेस जो होते हैं ना, इंटरनेशनल सीरीज जो खेलते हैं वो हॉलैंड में खेलते हैं। मगर हमारे पास मोस्टली क्रिकेट जो है वो आर्टिफिशियल पे खेली जाती है। तो अभी इस साल वर्ल्ड कप सब रीजनल क्वालिफायर्स हो रहा है। तो जैसे क्वालिफायर खेलते हैं उसके 2 साल की साइकिल होती है, फिर अगले साल आप क्या करते हैं कि सब रीजनल खेलते हैं यूरोप में। वो सब रीजनल को आप जीत के, तो 5 सब रीजनल होंगे पूरे यूरोप में। 2 टीमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगी ऊपर से वर्ल्ड कप से रैंकिंग में। स्कॉटलैंड, हॉलैंड और आयरलैंड में से कोई 2 टीमें जाती हैं उसमें से, और बाकी 5 टीमें सब रीजनल में से जो जीतेंगी वो क्वालिफायर्स के लिए अच्छा 2025 में जाएंगी। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इस साल सब रीजनल को विन करें और अपनी टीम को क्वालिफायर्स में दोबारा लेके जाएं। और रैंकिंग हमारी अनफॉर्चुनेटली शुरू में 32 पे चली गई थी हमारी रैंकिंग, मगर हम जो आखिरी सीरीज खेले गंजी से वो हम 2-1 लॉस कर गए थे। दैट्स द ओनली गेम वी लॉस्ट अगेंस्ट द लोअर रैंक टीम, और उससे हमें काफी डैमेज हुआ, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग 35 पे, फिर भी 37 से 35 पे हैं हम। और इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि हम 30 तक अपने आप को लेके जाएं, और जिसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अचीव करें। अच्छा अतीक, आपने इस तरह से पीएसएल का जिक्र भी किया अभी अपने एक स्टेटमेंट में। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान समेत आपने फ्रेंचाइजीज के साथ भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थोड़ी बहुत इनसाइड स्टोरीज अगर आप दे सकते हैं काम करते हुए, जो भी एक्सपीरियंसेस हुए आपके साथ, क्या वो आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे? मैं तो समझे वो होता है ना, गड़े मुर्दे उखाड़नी आप ना। अब मैं लाहौर कलंदर के ऑलरेडी इतना बोल चुका हूँ उनके खिलाफ ना, तो अब मुझे मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने 1 साल काम किया 2018 में लाहौर कलंदर के साथ एज अ फील्डिंग कोच, और इट वाज एन अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ के नॉट। जो कहा गया था, जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने की थी, और जो गोल्स रखे थे, जो एक्शन प्लान बनाए थे, उस एक्शन प्लान पे चलने नहीं दिया। और एट द एंड ये हुआ है कि मतलब वहाँ बेसिकली पीएसएल जो होती है ना, मोस्टली टीम के जो फॉरेन प्लेयर होते हैं उनका एक हॉलीडे होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, हॉलीडे करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास क्रिकेटिंग स्किल है, जब ग्राउंड में जाते हैं तो एक दिन परफॉर्म कर देते हैं, 2 दिन नहीं करते। आप देखेंगे पाकिस्तानी प्लेयर ही जान मारते हैं पीएसएल में, जो फॉरेन प्लेयर आते हैं वो एक हॉलीडे और एक कैजुअल आके खेल के अपने पैसे बना के चले जाते हैं। और हमारे मुल्क का तो एक अलमिया है ये कि जिनके पास पैसा है उनको पैसा बांटते रहो। जो बेचारे हमारे अपने लोकल प्लेयर हैं वो इतने कम कम पैसों में खेल रहे होते हैं, हमारे ट्रेनर्स और हमारे एनालिस्ट और हमारे लोकल कोचेस, इनको 5-50 हज़ार डॉलर में आपने रखा हुआ होता है। और जो हेड कोचेज हैं जो बाहर से आपने बुलाया हुआ होता है, आप उनको 60-70 थाउजेंड डॉलर्स में रखा हुआ होता है। तो आप हमारे कोचेस के साथ खुद ही ज्यादती कर रहे होते हैं। जब कोई इस तरह की ज्यादती करते हैं तो लड़के तो हमारे फिर कैसे इंप्रूव होंगे? देखिए, हम लोग आईपीएल से कम्पीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जितना हमारा पूरा पीएसएल का बजट होता है, तो ना एक टीम का बजट होता होगा आईपीएल में, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा होता होगा। तो उससे कहीं ज्यादा। फाइनेंशियली अगर आप प्लेयर को इतनी स्टेबिलिटी नहीं दोगे तो वो प्लेयर फिर इधर उधर ही भागेगा ना। तो फिर वो हम्म, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया पीएसएल में। एक ऑनर था कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी लीग में आई वाज पार्ट ऑफ इट, मगर द सेम टाइम ये है कि जो लाइव बिकम मेजरेबल के मतलब एक काम करने नहीं दिया। फिर मुझे मैचों में 1-2 मैचों में फीडबैक मांगा, जब मैंने एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया तो वो बुरा मान गए। तो फिर उन्होंने मुझे ग्राउंड में आखिरी के 3-4 मैचों में जाने नहीं दिया। तो वो बहुत ओह, बहुत ज्यादती वहां पे भी उन्होंने की थी। मगर अब उससे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एक दफा पीएसएल में मैं आऊंगा तो एज अ हेड कोच आऊंगा। और ये मेरी मेरी एक मेरा गोल मैंने सेट किया हुआ है कि मेरी ख्वाहिश है मैं पीएसएल में किसी भी लेवल पे काम करूं, मगर मैंने अपनी जो एक वैल्यूज बनाई हुई है ना, और उसको मैंने सेक्रीफाइस नहीं करना। आई विल नॉट कम एज अ एज अ स्किल कोच, लाइक एज अ फील्डिंग कोच हो गया या बैटिंग कोच हो गया। मैं आऊंगा तो एज असिस्टेंट कोच आऊंगा फर्स्ट ईयर, और एज अ हेड कोच, क्योंकि आई हाईली रेट माई सेल्फ। मैंने अब इस लेवल पे अपने आप को मनवाया भी है डोमेस्टिक लेवल पे। जब इंग्लैंड में मेरी इतनी 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 डिमांड है, और जर्मनी में और दूसरे कंट्रीज में इतनी डिमांड है, अपने मुल्क में नहीं है, तो एक अफसोस होता है कि यार कि आप अपने वही बिल्कुल। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो लोग कहते हैं ना। तो वो वही वही हिसाब बना हुआ है। आप मुझे बता दें कितने ईसीबी के लेवल कोच है पाकिस्तान, लेवल 4 टेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान में? आप बता दें कौन से ऐसा पाकिस्तान में कितने ऐसे कोचेस हैं जिन्होंने इंटरनेशनल टीम के साथ काम किया हुआ है? ठीक है। और
चंद गिनती के ही आप बता सकते हैं, और अगर आप उन्हीं को वैल्यू नहीं दोगे तो फिर आपका फायदा क्या कोच एजुकेशन का, कि आप अपने अपने होम ग्रोन लोगों को ना मौके नहीं दे रहे, और आप बाहर से बुला बुला के उनको पैसा दे जा रहे हो। वो आते हैं 1-2 साल काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, निकल जाते हैं। उनके अंदर कौन सी, कहाँ से हुब्बुल वतनी पैसा पैदा हो गया? आप मुझे बता देना, एक जो पाकिस्तानी कोच की फीलिंग होगी पाकिस्तान के लिए, वो बाहर वाले कोच की हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अच्छा अतीक भाई, मैं बस आखिरी सवाल करना चाहूंगा। यकीनन आपका इफ्तार टाइम भी होने जा रहा होगा करीब तक, काफी लंबी गुफ्तगू हुई। चाहे तो जवाब दे देगा। पाकिस्तान में एक तरीकेकार है, कैप्टनसी बड़ी जल्दी चेंज करी जाती है। एक सीरीज में हारे, कैप्टन बदल दो, ये अब नया ट्रेंड शुरू हो गया है। शाहीन को बनाया, बाबर को हटाया, फिर बाबर दोबारा आ गया, शाहीन को हटा दिया। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा साइकोलॉजिकल तौर पे खिलाड़ियों के ऊपर? देखिए, जाते ही ये शाहीन और बाबर से शुरू नहीं हुआ, ये सरफराज से शुरू हुआ था ये चक्कर, कि आपने जब सरफराज को हटाया उसके बाद भी आपने उसको जस्टिफिकेशन नहीं दी, आपने उसको कोई सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, फिर आपने उसको टीम के साथ घुमाते रहे एज अ 12 मैन और एज अ 13 मैन, एज अ 14 मैन। तो आप अपने जो ग्रेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विस की होती है, आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और वो ये होता आ रहा है, शुरू से होता आ रहा है, और ये अल्लाह जाने कब रुकेगा। आपने बाबर को कप्तान बनाया, किस बेस पे कप्तान बनाया? डोमेस्टिक में बाबर ने कितनी कप्तानी की थी, आप मुझे बता दें। सुई गैस में तो कभी कप्तान नहीं बना वो। अगर बाबर के अंदर कप्तानी के होते ही टैलेंट, तो मैं उसको क्या कप्तानी नहीं देता? मैंने उमर अमीन को कप्तानी दी हुई थी, वो भी पंजाब। आप ये भी नहीं कह सकते कि अतीक कराची का तो कराची वाले को सपोर्ट करता है, नहीं। उमर अमीन कप्तान था सुई गैस का, उस्मान तारिक कप्तान था, मगर बाबर आजम कप्तान नहीं बना। शोएब मलिक कप्तान था, बाबर आजम नहीं बना, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए, क्योंकि जब एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को अपने गेम पे फोकस करना चाहिए और उसकी एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब बाबर में देख लें, मैं बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है और मैं उसकी क्रिकेट की कदर करता हूँ, उसकी जो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं वो ढकी छुपी नहीं है, पूरी दुनिया उसको रेट करती है। तो मैं क्या बेचता हूँ कि जो मैं उसके बारे में कोई ऐसी गलत बात करूँ। मगर लीडरशिप, एक लीडर होने के लिए आपको एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। जब आप मीडिया पे बात करते हैं और आप मीडिया में जब आप प्रेशर करते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या है। आप बैठ के ये नहीं बोल सकते, नहीं जी मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। यार कैसे नहीं, कैसे प्रेशर नहीं है आपके ऊपर? आप इस तरह बोलो ना, हाँ जी प्रेशर हर चीज का है। मैं बैटिंग करता हूँ तब भी प्रेशर होता है, मैं ग्राउंड में बैठा होता तब भी प्रेशर होता है, जब दूसरी पार्टनरशिप लगती है तब भी प्रेशर होता है, जब हम विकेट ले लेते हैं उसके बाद पार्टनरशिप लग जाती है फिर प्रेशर होता है, अगली टीम ने 300 कर दिया फिर प्रेशर होता है। प्रेशर ही तो हमारा काम है कि हम उसको किस तरह करें। एज एक टॉप क्लास एथलीट का काम ही यही है कि वो प्रेशर को डील करे। तो मेरे ऊपर प्रेशर है, जारी बात है, मैं परफॉर्म, मेरी टीम परफॉर्मेंस करेगी, लोग मेरी बात करेंगे। मेरी टीम परफॉर्म नहीं करेगी, लोग मेरे खिलाफ बात करेंगे। तो मुझे पता है उस चीजों का, इसको इस तरह से बात करनी चाहिए। मगर वो कह नहीं मेरे पे तो कोई प्रेशर नहीं है जी, मैं परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस खराब है, नहीं है कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं होता जी, मेरे पे कोई प्रेशर। ये मतलब इस तरह की है ना कम्युनिकेशन, बाबर को थोड़ी सी सीखनी चाहिए। और फिर शाहीन के साथ आपने शाहीन को कप्तान बना दिया। आपने शाहीन को किस बेस पे कप्तान बनाया भाई? आपने सिर्फ लाहौल कलंदर से बातें आ रही थी और दूसरी जगह से बातें आ रही थी, तो आपने प्रेशर में आके आप उसको कप्तान बना देंगे, वो 2 पीएसएल, 1 पीएसएल जीता हुआ है। तो ऐसा नहीं होता जी। आप कप्तानी का रिकॉर्ड देखें, जब मिसबा कप्तान बना था ना, लोगों ने सब में उसकी बुराइयां शुरू कर दी, मगर मैंने उसकी तारीफ की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मिसबा सुई गैस से कोई 4 या 5 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तान कर रहा था, उसने टूर्नामेंट जीते हैं सुई गैस के लिए, तो उसको कप्तानी का एक्सपीरियंस है, सही है ना। और उसकी एक पर्सनैलिटी भी है, जब वो टॉक करता है तो अच्छी बात करता है, इंग्लिश में भी अच्छी बात करता है, उर्दू में भी अच्छी बात करता है, एक एक सेंस नजर आता है उसकी बातों में। तो मगर दूसरों में नहीं आता। लीडर पाकिस्तान टीम का कप्तान उसको होना चाहिए जो वेरी गुड कम्युनिकेटर हो और वेरी गुड परफॉर्मर हो। शाहीन को आपने कप्तान बनाया, शाहीन का खुद नहीं पता कि वो सारे मैच खेलेगा नहीं खेलेगा एक सीरीज में। है बिल्कुल। ना? तो आपको उस प्लेयर को कप्तान बनाना चाहिए जिसका आपको गारंटी हो कि वो हर मैच में खेलेगा और उसकी फिटनेस आने नहीं आएगी। फास्ट बॉलर का आजकल के दौर में कप्तान होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, आपकी इंजरीज बहुत होती हैं, आपकी फटीग लेवल बहुत हो जाता है, और आप 2 मैचों में इंजर्ड हो गए, फिर आपको वाइस कप्तान को कप्तानी करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर यही है कि आप अच्छे बैट्समैन को कप्तान बनाएं। और बाबर को वापस कप्तान बनाया, मेरे हिसाब से 50-50 है। अगर आपको दूसरा कप्तान लाना था तो आपको रिजवान को चांस देना चाहिए था, क्योंकि रिजवान का बिल्कुल। जो हाई परसेंटेज है ना पीएसएल में सब में हाई है, कैप्टनसी में। तो आप उसको अगर चांस दे दें, मगर अगर आप उसको चांस दे दें तो फिर बाबर रिजवान की फ्रेंडशिप में कुछ दरार आ जाती, कुछ इस तरह होता है। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे में, हम प्रोफेशनल बहुत बड़ा। डिसीजन को ना पर्सनल ले लेते हैं। हमारे लड़कों में एजुकेशन की कमी है ना, तो वो प्रोफेशनल डिसीजन को भी ना वो पर्सनल डिसीजन ले लेते हैं, जिससे फिर रिलेशनशिप और ड्रेस ड्रेसिंग रूम का माहौल, आपके सामने कुछ होंगे, आपके पीछे कुछ और बातें कर रही होंगी, 5 लड़के उस वहां बैठे होंगे, 4 इधर बैठे होंगे। तो ये पहले पाकिस्तान को चाहिए कि
कप्तान को ना बना तो दिया है, अब उसको ग्रूम भी करें साथ में। जरूरी नहीं है बाबर इंग्लिश अच्छी बोले, कोई जरूरी नहीं है, आके उर्दू में दे दे इंटरव्यू, कोई मसला नहीं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात करे ना तो लोग उसकी बात सुने, उसको इस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए। ये नहीं कि शट अप कॉल दे दी किसी को ना कि नहीं जी मेरे पे तो कोई प्रेशर नहीं है जी, कोई प्रेशर नहीं। ओ भाई प्रेशर कैसे नहीं है, मुझे बताओ ना, प्रेशर कैसे नहीं है। थैंक यू सो मच अतीक, आपने इतना प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे लिए 46 मिनट्स का आपने कोई शो कर दिया जिसमें आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। आपने ये भी बताया कि क्या इनसाइड स्टोरीज होती हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर किस तरह से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जो कि ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए हार्मफुल है बल्कि कोचेस के लिए भी, और ओवरऑल देखा जाए तो माहौल खराब करती है। तो इनसाइड स्टोरीज के साथ साथ आपने ये भी बताया कि जर्मन क्रिकेट टीम की जिसकी आप करंटली अभी हेड कोचिंग कर रहे हैं, किस लेवल तक आपने उसको पहुंचाना है, जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ वेरी लाइक बेयर मार्जिन, ठीक है, मतलब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली थी बट वही एक एज से रह गई एंड मिस्ड आउट, लेकिन ये मार्जिन कवर हो सकता है आपकी कोचिंग के अंदर, जिस तरह से आप पैशनेट दिखते हैं, उसके अलावा एजुकेटेड है, सबसे बड़ी बात। तो थैंक यू सो मच, और इसी के साथ साथ हमारा आज का जो क्रिकेट का शो है वो एंड होता है। थैंक्स। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.